मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर इस जहां से, यदि यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। आज बात करते हैं कि यदि हमने भगवान राम को नमन किया है, उन्हें याद किया है, उनका मंदिर बनवाया है, उन्हें वापस लाए हैं, या उन पर हमारी आस्था है, तो हमें उनके आदर्शों को भी अपनाना चाहिए। हम आप हर व्यक्ति उन 5 चीज़ों से बनता है जिन चीज़ों के माध्यम से सफलता भी मिलती है। ऐसे ही व्यक्ति जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। 14 वर्ष का वनवास जिस समय दिया गया, उन्होंने एक बार भी प्रश्न नहीं किया गया, कहा कि क्यों। उन्होंने कहा कब जाना है। क्या ऐसा हमारे यहाँ होता है? बच्चों से यदि किसी बात के लिए कहा जाए तो तर्क शक्ति इतनी मजबूत है कि जिनके प्रश्नों का आंसर देना हमारे खास तौर से बुजुर्गों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सबसे बड़ी चीज़ है कि कैरियर, सेहत, परिवार और सारी मैनेजमेंट यानी व्यवस्था, सारी चीज़ें होने के बाद भी भगवान राम ने वो सिरोधार्य किया और वो वनवास गए। आज ऐसी ही एक कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करती हूँ कि कैसे हमारे परिवारों में बुजुर्गों का एक ऐसा स्थान होता है जो अपरोक्ष रूप से सहयोग करता है। सामने दिखाई दे न दे, लेकिन पीछे एक ऐसी अदृश्य ताकत बनी रहती है परिवार को, जो स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं मजबूती से। उस मजबूती का एहसास शायद हम लोग ना कर सकें, लेकिन समाज अच्छे से करता है, क्योंकि ना तो वो भावुक होते हैं, जिंदगी की तमाम झंझावातों को झेलते हुए उनका अनुभव इतना परिपक्व हो जाता है कि वो हर चीज़ को बहुत सोच समझ के अपने अनुभवों से ही करते हैं। एक लड़का अपनी स्टूडेंट लाइफ में किसी लड़की को पसंद करता है और शादी का प्रस्ताव उसके परिवार से आता है, लेकिन शर्त ये रहती है कि यदि शादी मेरे यहाँ करना है तो आपके परिवार का कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति मेरे यहाँ ना आए। दरअसल लड़की के पिता भी इस बात को अनुभव करना चाहते थे कि क्या इनके परिवार में बुजुर्गों का सपोर्ट है या नहीं है। जब ये बात लड़कों के द्वारा बताया गया बुजुर्गों को कि आपको नहीं आना है बारात में, तो स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई। परिवार में तर्क वितर्क चलने लगे और अंततः निर्णय ये हुआ कि चलो ठीक है, बहू तो घर पर ही आएगी, बच्चे की खुशी के लिए हम इसके लिए तैयार हैं। और बारात रवाना होने लगती है। लेकिन जैसे ही बारात जाने लगती है, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो गांव में रिश्ते में नाना लगता था, वो गाड़ी के आगे लेट जाता है, कहता है मैं किसी भी कीमत पर साथ में जाऊंगा ही जाऊंगा। लोगों ने उसे बहुत समझाया कि जब माता पिता में से कोई नहीं जा रहा है, जो रिश्तेदार उनके हैं वो नहीं जा रहे हैं, तो आप जाने की जिद क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हुआ। गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अगर नहीं मानता है तो बारात ऊंट से जा रही थी, राजस्थान जा रही थी, तो फिर फैसला ये हुआ कि चलो ठीक है, हम इन्हें ले जाते हैं, ऊंट के पलीछे में उनको छिपा देंगे और बारात रवाना हो जाती है। दोस्तों, बारात तो रवाना हो गई और वो व्यक्ति भी ऊंट के पलीछे में छुपा हुआ था सामान के साथ। जब बारात गांव के बाहर के पहुंची तो बाहर एक नदी बह रही थी। वहां पर एक व्यक्ति इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा आपके रुकने की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन पहले एक शर्त पूरी करना होगी।
ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति थी, क्योंकि शर्त दर शर्त मानना युवा पीढ़ी के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। और बाद में फैसला ये हुआ कि बताइए शर्त क्या है। शर्त ये थी कि नदी में दूध बहा दीजिए और बारात को गांव के अंदर ले आइए। रहने की व्यवस्था हो चुकी है। बच्चे परेशान हो गए, समझ में नहीं आया ये कैसा प्रश्न है और इसकी भरपाई कैसे की जाए। और निर्णय ये हुआ कि वापस चला जाए, क्योंकि ये असंभव था। किसी भी नदी को खाली कराना बहुत मुश्किल है। और जैसे ही बारात वापस जाने लगी, किसी ने कहा कि भाई उस नाना की दम क्यों घोंटा जा रहा है, उसे निकाल लो, क्योंकि अब तो वैसे भी बारात वापस जा रही है। अब उन्हें पता चल भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब नाना को निकाला जाता है ऊँट के पलीचे से, तो नाना कहते हैं क्या हुआ, शादी का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि लड़के वालों की तरफ से ये कहा गया है कि नदी में दूध बहाया जाए। नाना ने कहा इतनी छोटी सी बात पर बारात वापस ले जा रहे हो। बच्चे एकदम चौंक गए। बारात में जितनी युवा पीढ़ी थी कहने लगी नाना कैसी बात कर रहे हो, क्या नदी में दूध बहाया जा सकता है। उन्होंने कहा ये पैगाम कौन लाया है, उसे मेरे पास लाओ। अब जो जनाती पक्ष था उसमें से एक व्यक्ति जो पैगाम लेके आया था वो नाना के पास आता है। नाना के पूछते हैं उससे कि भैया क्या पैगाम लाए हो। बोले नदी जो बह रही है उसमें आप दूध बहा दीजिए, शादी की तैयारी पूरी है और अंदर आ जाइए, रहने की सारी व्यवस्था हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि अरे बहुत अच्छी बात तुमने कहा, तुम नदी खाली करा दो, दूध बहा देंगे हम फौरन। पैगाम लेके वो चला जाता है। लड़की का पिता सोचता है निश्चित कोई ना कोई तो इसमें वृद्ध व्यक्ति है, क्योंकि नई पीढ़ी को इतना दिमाग कहाँ। और बाद में जब ये बात लड़की के पिता ने कहा कि निश्चित कोई बुजुर्ग व्यक्ति आया है, उसको सामने लाओ, हम उसका सम्मान करना चाहते हैं और हम आजमाना चाहते थे कि क्या कोई बुजुर्ग है, क्या युवा पीढ़ी बुजुर्गों का सम्मान करती है, और इस तरह से उनकी शादी हो जाती है। दोस्तों, बुजुर्गों की अपनी एक अहमियत होती है। हमारे यहाँ वर्षों से बुजुर्गों को ही सब घर के बाहर का कमरा दिया जाता था। समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, सोच बदली, तो आज उनका कमरा पीछे चला गया है। इसीलिए जाने अनजाने कई बार युवा पीढ़ी भटक जाती है। जिन घरों में कहते हैं कि जिन बागों में माली नहीं होता है वो बाग उजड़ जाया करते हैं। माली का होना बहुत ज़रूरी है। अपने बुज़ुर्गों का सम्मान कीजिए। अपनी युवा पीढ़ी के हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा तो बुज़ुर्गों को भी करना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जब उनको आपकी ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है, आपके परामर्श की ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा दखलंदाजी कई बार युवा पीढ़ी को टेंशन में डाल देती है, क्योंकि समय बदला है, चीज़ें बदली हैं, तो उनके कार्यक्रम भी बदले हैं। देर रात तक काम करने वाली जो कंपनियां हैं, आपको उनको सुबह नहीं उठने देती हैं। ये उनकी मजबूरी है, लेकिन वो क्या खाते हैं एक अनुशासन के साथ, क्योंकि सेहत खराब हो जाती है और हमारे हाथ से वो चीज़ें चली जाती हैं। तो सबसे पहले हमें अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना ही चाहिए, लेकिन बुज़ुर्गों से भी अनुरोध करूंगी कि युवा पीढ़ी के साथ तालमेल बिठाइए। अगर उनके साथ आप दौड़ नहीं सकते हैं तो तेज चाल तो चल ही सकते हैं। थोड़ा अपने आप में बदलाव लाइए और उनके अनुरूप भी थोड़ा सा, उनके सपनों के अनुरूप भी थोड़ा सा चलने की कोशिश कीजिए। ये जब दोनों एक साथ होंगे तो परिवार की सुख, शांति और समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।